महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार, हिंसा, बलात्कार जैसी घटनाओं के लिए मणिपुर से लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल तक हंगामा मचा हुआ है। खूब राजनीति भी हो रही है, जमकर आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच जो राज्य सुर्खियों में है वो है राजस्थान। ऐसा क्यों है? दरअसल वहाँ क्या हो रहा है और क्या है इस समस्या का हल? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इन्हीं सब विषयों पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले आंकड़ों से गवाही भी दिलवाएंगे। आंकड़े क्या कुछ कहते हैं ये हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए सबसे पहले आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं ये हम आपको ग्राफिक्स के ज़रिए दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आप देखिए, आंकड़ों की गवाही। राजस्थान में औसतन प्रतिदिन बलात्कार की 17 से 18 घटनाएं होती हैं और 7 मर्डर होते हैं। पिछले 4.5 साल में अपराध के 10,92,000 मुकदमे रजिस्टर हुए हैं। ये राजस्थान की धरा पर पहली बार ऐसा हुआ है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचार में राजस्थान देश में नंबर 1 पर है। 2013 में फांसी की सजा का प्रावधान था, लेकिन जयपुर के 7 पॉक्सो न्यायालय में 700 मामले लंबित हैं। एनसीआरबी के अनुसार राजस्थान में 2021 के दौरान 6,337 रेप के मामले दर्ज हुए थे। ये आंकड़ा किसी भी राज्य में सर्वाधिक है। राजस्थान 2021 और 2020 में रेप की घटनाओं में टॉप पर रहा है। 2019 के दौरान भी राजस्थान में ही बलात्कार के काफ़ी मामले आए थे। कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार, कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर, उनके एक मंत्री राजेंद्र सिंह बूढ़ा ने आवाज़ उठाई तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से उनको बर्खास्त कर दिया गया। और आइए अब आंकड़ों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इस साल की अगर हम बात करें तो क्या कुछ वहाँ पर हुआ है। ये देखिए, उदयपुर ज़िले में मावली में 29 मार्च को 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, उसके बाद जघन्य हत्या। बाड़मेर में 6 अप्रैल को दलित महिला से दुष्कर्म, बाद में उस पर थिनर छिड़ककर जिंदा जला दिया गया। जोधपुर में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सांचौर में 24 अप्रैल की ये घटना है। 2 नाबालिग बहनों के शव 2 दिन बाद नहर में मिले। परिजनों ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया। बीकानेर के खाजूवाला में दलित नाबालिग लड़की से गैंगरेप हुआ। अब तांत्रिक पर एक नाबालिग के साथ रेप करने का वहां पर आरोप लगा है। करौली जिले में युवती के साथ दुष्कर्म हुआ, फिर गोली मारी गई, एसिड डाला गया, उसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, उसे फेंक दिया गया। तो ये आप देख सकते हैं। और इस सब के बीच राजनीति भी हो रही है और राजनीति में विपक्ष आवाज़ उठाता है। तो बीजेपी ने काफ़ी सारे आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं ये हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। अनुराग ठाकुर बीजेपी के नेता हैं। उनका कहना है कि दुष्कर्म के 22% मामले सिर्फ राजस्थान से हैं और 4 साल में राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध की कुल 1,09,000 घटनाएं हुई हैं। ये बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा। और आइए अब हम सीधे, हमारे 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे हम जानेंगे कि दरअसल ये स्थिति क्या बनी हुई है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों वहाँ पर कानून और व्यवस्था की जो स्थिति है इस तरह की हो गई है कि जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं वो आंकड़े राज्य सरकार की ओर से दिए जाते हैं, राज्य की पुलिस की ओर से वो आंकड़े दिए जाते हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। अनिल कुमार बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद। विक्रम सिंह जी, आपका अनुभव हम यहाँ पर उसका उपयोग करना चाहेंगे। कई सारे सवाल हमने अभी दर्शकों के सामने रखे हैं और हमारे इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले जो कुछ सवाल हम दिखा रहे हैं नीचे, कौन है इसका जिम्मेदार, ये सब कुछ, तो इन सवालों के जवाब आप अच्छी तरह से दे सकते हैं। क्यों ऐसी स्थिति बनी हुई है सर वहाँ पर? चंद्रशेखर जी, आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में यह स्पष्ट कर दिया कि राजस्थान में न केवल एनसीआरबी के डेटा से, बल्कि अगर जघन्यता के पैमाने पर देखें तो राजस्थान को ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में नंबर 1 पर है। और 22% जो यौन अपराध घटित होते हैं देश में, वो केवल राजस्थान में घटित हो रहे हैं। जाहिर है कि एक उदार दृष्टिकोण, एक ढुलमुल दृष्टिकोण और दोषी पुलिसकर्मियों को दंडित न करना, आपके फास्ट ट्रैक कोर्ट में वांछित पैरवी का अभाव
और जो केसेस दोष मुक्त होते हैं उसमें प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेटर को दंडित न करना, एक्विटल रिपोर्ट्स के आधार के ऊपर कि किसकी शिथिलता थी, क्या विवेचना में शिथिलता थी या पैरोकारी में ढिलाई थी, या दोनों में, एक भी केस ऐसा सामने नहीं है जिसमें दंडात्मक कार्रवाई हो। दिखाई ये पड़ रहा है हल्के बयान, मैं कहना नहीं चाहता राजनीति मेरा विषय नहीं है, लेकिन ये मर्दों का प्रदेश है। मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा प्रदेश है जो केवल मर्दों का प्रदेश है, और किस आधार पे और किस पैमाने पे ये एक जिम्मेदार व्यक्ति ने राजनीति के राजस्थान में कहा। दूसरा, अगर एक मंत्री ने नैतिक साहस दिखाया कि पहले हम अपने गिरेबान में देख लें, तो उसकी बात सुनना तो दूर, उसको पद से बर्खास्त कर दिया जाता है। तो ये एक स्पष्ट संकेत नहीं है, ये संकेत नहीं है, ये एक मूक आदेश है कि अगर किसी ने जबान खोलने की कोशिश की या अपराध स्थिति के ऊपर कोई संकेत देने की कोशिश की या इशारा किया या प्रकाश डाला, तो उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो गई कि राजनीति समाप्त हो जाएगी। मैं राजेंद्र सिंह जी को बधाई देना चाहूंगा। ये बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं जब मैं किसी राजनीतिक व्यक्ति को बधाई देता हूं कि उन्होंने नैतिक साहस दिखा करके कि कम से कम जो बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है उसकी तरफ प्रकाश डाला। अब हम आते हैं कि इस पे कार्रवाई क्या हुई। जो निर्भया केस के बाद 13 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आता है, उसमें एक धारा है, धारा 166A IPC, कि अगर कोई पुलिस अधिकारी कर्मचारी यौन अपराधों में प्रमाद दिखाता है, जैसे कि FIR हो, जैसे कि विवेचना हो, जैसे कि विवेचना के दौरान असंवेदनशीलता दिखाना, एक भी केस 166A का राजस्थान में पंजीकृत हुआ है? नहीं। तो क्या मान ले रामराज्य आ गया है? कदापि नहीं। इसका तात्पर्य केवल यही है कि एक उदासीनता, एक पुरुष प्रधान, एक इकोसिस्टम की जो अमर्यादित व्यवहार होती है, जैसा कि ये कह देना कि ये मर्दों का प्रदेश है, आप स्वयं समझ सकते हैं कि ये दर्पण है कि वहां की मानसिकता का। मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा कि अगर 5 बुलेट पॉइंट्स पे आप कार्रवाई करें, कार्य योजना करें, तो आप देखेंगे कि सर्वोच्च प्राथमिकता इसकी विवेचना में, अभियोजन में अच्छे, चाहे भले ही प्राइवेट अधिवक्ताओं को एंगेज करें, फास्ट ट्रैक कोर्ट का सदुपयोग करें और ये सुनिश्चित करें, और आपने करके दिखाया है, आपने करके दिखाया है कि 7 दिन में कन्विक्शन कराया है। कम से कम हर जिले में एक कन्विक्शन हर महीने होता रहे, आप देखिएगा कि 6 महीने में रूपांतरण हो जाएगा। ठीक है। अनिल कुमार बंसल जी, जो विक्रम सिंह जी बोल रहे हैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। जो वहाँ के मंत्री हैं राजेंद्र सिंह जी, उन्होंने कहा कि उन्होंने आवाज़ उठाई और वो जनता के नुमाइंदे हैं, उनका पूरा हक है आवाज़ उठाना। अच्छा था कि विपक्ष आवाज़ उठाता, उससे पहले ही वहाँ के जो मंत्री हैं उन्होंने कहा भाई कि यहाँ की हालात काफ़ी यहाँ के ख़राब हो गए हैं, उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया। तो वहाँ का जो पुलिस सिस्टम है उस पर क्या कुछ इसका असर पड़ा होगा? देखिए, राजेंद्र सिंह हुड्डा जो है, उन्होंने निश्चित रूप से साहसपूर्ण बात की और कहा कि पहले हम अपने गिरेबान में झांक कर देख लें। तो इसमें कोई हम सुनते आए हैं कि अच्छे लोगों के लिए सलाह थी कि निंदक नियरे राखी आंगन कुड़ी छबाए, पर आज ये हालत है नहीं। आलोचना हम सुनना नहीं चाहते और सिर्फ प्रशंसा के हम भूखे हो गए हैं। तो राजनीति में ये खासतौर से दिखाई देता है, अगर कोई बता रहा है, कभी गुनाह रहा है, तो उसको सुधार करना चाहिए। राजेंद्र सिंह हुड्डा के हो सकता है मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत कुछ संबंध भी खराब हो, वो सब चीजें अलग हैं, और हम उनके मुख्यमंत्री की अथॉरिटी को भी चैलेंज नहीं करते कि वो जिसको चाहेंगे वही मंत्री रहेगा, वो अलग विषय है। लेकिन हुड्डा ने जो सवाल उठाया वो अपनी जगह अहमियत रखता है। उन्होंने राजस्थान की स्थिति पर चिंता व्यक्त की, मंत्री रहते हुए चिंता व्यक्त की, तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और गहलोत साहब को इस पर कुछ जवाब भी देना चाहिए था, अपनी तरफ से सफाई देनी चाहिए थी कि हमारी सरकार कितनी एफिशिएंट है, क्या कमियां हैं, क्यों कमियां हैं, कैसे उनको दूर करेंगे। इस पर कोई ना कोई स्पष्टीकरण सरकार को देना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी विक्रम सिंह जी जो इतने एक अपराइट पुलिस अधिकारी के तौर पर जाने जाते रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि प्रोसिक्यूशन नहीं होगा अगर अपराधियों को दंड नहीं मिलेगा, और पुलिस महानिदेशक रहते हुए भी ये कभी भी दोषी पुलिस कर्मियों का बचाव करने में इनकी कभी दिलचस्पी नहीं रही लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से। तो बिल्कुल परफेक्ट बात उन्होंने कही कि अगर कोई महिलाओं की के प्रति अपराध जो है उनमें संवेदनहीनता किसी पुलिस अधिकारी की तरफ से भी या विवेचक की तरफ से भी दिखाई जा रही है, तो सरकार को उसमें सब चीजों को छोड़कर एक्शन लेना चाहिए। और चूंकि ये राज्य का विषय है, तो मैं ये कहूंगा कि चाहे किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति हो, हम उसके लिए केंद्र पर अटैक नहीं कर सकते। केंद्र को हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार भी ध्यान दे, केंद्र अपनी दल भी भेजता है राज्यों में, वो सब चीजें होती हैं, पर अंततः तो ये राज्य का ही विषय है कानून
व्यवस्था, और अगर मणिपुर की बात हो रही है तो हम बाकी राज्यों की बात भी करेंगे। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय दल गया था, बिहार में भी घटनाएं होती, महिलाओं के खिलाफ अपराध कहीं भी हो, उसमें सरकारों को संवेदनशीलता से काम लेना चाहिए और खुद अपने यहाँ सुधार करने के बाद ही दूसरे के गिरेबान में झांकना चाहिए। ये बात बूढ़ा साहब ने जो कही, पहले अपने गिरेबान में हम झांके, ये अच्छी बात है और इसको हमको प्रोत्साहन देना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और उनकी जो विक्रम सिंह जी ने कहा कि मैं किसी राजनीतिक को कभी बधाई नहीं देता, उस तरह से उन्होंने बधाई दी, तो ये अच्छी बात है कि जो साहसपूर्ण बात कहता है, सच्ची बात कहता है, कड़वी बात कहता है, उसका हम लोगों को समर्थन करना चाहिए और उसका मनोबल और नैतिकता सब चीजें बढ़ाना चाहिए। तो ये निश्चित रूप से जो गहलोत साहब हैं उनके खिलाफ ये चुनावी मुद्दा भी बनने वाला है। तो आप जानते हैं राजस्थान में अगले वर्ष चुनाव है और जो ठीक है। यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि अगर आप इस तरह का काम करते हैं कि आपके मंत्री अगर आपके कानून व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, आप उनको बर्खास्त कर देते हैं, तो इसका असर कहाँ पर होता है, इस पर हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, उसके बाद फिर आप दोनों से इसी मुद्दे पर हम आगे बात करेंगे। आजादी के अमृत काल में देश विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि आप सही समय पर अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएं। तो आगे बढ़िए, निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कीजिए। याद रखें, उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य नहीं है, निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न 31 जुलाई 2023 तक फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है और कोई भी अनएडजस्टेड लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इसके अलावा अगर विदेश में भी है आपकी संपत्ति और आय, जरूर भरिए शेड्यूल FA और FSI। रिटर्न फाइल करने और अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। खरीफ फसल के लिए बीमा पंजीकरण शुरू हो चुका है, शीघ्र पंजीकरण कराएं। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। राजस्थान की स्थिति काफ़ी ख़राब है, वहाँ पर बलात्कार काफ़ी बढ़ गए हैं और पूरे भारत में ये राज्य नंबर 1 पर इस समय पर है। इसी को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, क्या कुछ इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, कैसे ये सब कुछ ख़त्म हो सकता है। पूर्व DGP विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह जी, अब सवाल यहाँ पर ये है कि एक मंत्री आवाज़ उठाते हैं और वो कहते हैं जी हालात यहाँ पर काफ़ी ख़राब हैं, आप कुछ करिए, उनको बर्खास्त कर देते हैं। एक दूसरे कोने से आवाज़ आती है कि भाई ये तो मर्दों का प्रदेश है। इसका असर कहाँ पर होता है, क्योंकि क्या इसका सीधा सीधा असर कहीं ना कहीं पुलिस सिस्टम पर, अपराधियों पर नहीं होता? चंद्रशेखर जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। पुलिस कोई वैक्यूम में काम नहीं करती है, एक इकोसिस्टम में काम करती है। जब जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग एक ये कह रहा है कि यह मर्दों का प्रदेश है और दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर स्तर के अधिकारी को, किसी चपरासी को या अनुचर को नहीं बर्खास्त कर दिया जाता है क्योंकि उसने आईना और वस्तुस्थिति पे संकेत दिया है, तो संदेश यही जा रहा है कि इसकी चर्चा न करें और जो अप्रिय सत्य है उसके बारे में किसी तरह की घोषणा या किसी तरह की चर्चा न करें और इसको बिल्कुल कालीन के नीचे डाल दें। इससे तो काम चलेगा नहीं, अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा, पुलिस कर्मियों का मनोबल घटेगा, अपराध बिल्कुल आसमान छू लेगा। बेहतर होता कि एक कार्य योजना बना लेते, 1 महीने की, 6 महीने की और 1 साल की, और उसमें अपने संसाधन, महिला पुलिस अधिकारियों की भर्ती, प्रशिक्षण कार्यक्रम, निर्भया गाइडलाइंस, 13 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट जिसमें CRPC, IPC, एविडेंस एक्ट में संशोधन किया गया था, उसके ऊपर कार्यशालाएं चलाना, हमारी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज का उच्चीकरण करना, विवेचना की गुणवत्ता बढ़ाना। इस पे काम करते, इस पे कोई कार्य योजना न करके, बल्कि जिसने आवाज उठाई, जिसने कहा कि बीमारी की डायग्नोसिस करा लें, तो उसी को आपने बर्खास्त कर दिया। तो संदेश तो बड़ा कड़ा कर दिया आपने। ये हमारी महिला अपराध हमारी प्राथमिकता नहीं है और हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे। तो जब चर्चा ही नहीं करेंगे तो अभी अपराध क्या है, अभी तो ट्रेलर है, अभी और बढ़ेंगे। ये एक बहुत बड़ी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेजेडी है और बेहतर ये होगा
मेरा परामर्श होगा, राजस्थान की पुलिस बहुत अच्छी पुलिस है, उसका परिपक्व मार्गदर्शन करके गुणवत्ता को बढ़ाएं, विवेचना की गुणवत्ता को बढ़ाएं, और जो एक्विटल्स हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें। मॉनिटरिंग सेल की मीटिंग जिसमें जिला जज, पुलिस अधीक्षक और डीएम बैठते हैं, देखें किन कारणों से ये अपराध दोष मुक्त हो रहे हैं और कड़ाई से इसका समाधान सुनिश्चित करें। ठीक है अनिल बंसल जी, जब ऐसे मामले, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इस तरह के मामले सुर्खियों में ना आए, इस तरह के मामलों को किस तरह से दबा दिया जाए। विपक्ष वहाँ पर अगर इसकी इन मुद्दों को वहाँ पर उठाता है तो जो वहाँ पर पार्टी है मौजूद है, सत्तासीन पार्टी है कांग्रेस, वो मणिपुर का मामला उठाने लग जाती है, फिर बिहार का मामला आ जाता है, फिर पश्चिम बंगाल का मामला आ जाता है, और इसमें जो वहाँ पर अबला नारियां हैं, जो बच्चियां हैं बेचारी, जिनके साथ हो रहा है गलत, उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं दब जा रही है। तो ये जो राजनीति है, इस पर सियासत, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, महिलाओं की जो, जब हम बात करें महिलाओं और उस पर भी अगर आवाज़ उठानी है तो फिर वो एक ही तरफ की आवाज़ क्यों उठाते हैं? मणिपुर की आवाज़ उठाई जा रही है लेकिन अपने यहाँ राजस्थान की आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं जो अपने ट्वीट के जरिए ज़्यादा वो अपने बयानात देते हैं, वो क्यों नहीं राजस्थान पर बोलते हैं? बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया। हम दोहरा रवैया नहीं अपना सकते। अगर हम महिलाओं के प्रति संवेदनशील हैं, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर गंभीर हैं, चिंतित हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि उस राज्य में हो रहा है और इस राज्य में जो हो रहा है उसकी हम अनदेखी करें। लेकिन राजनीति, जो आपने कहा, राजनीति तो देखिए राजनीतिक दल करते ही हैं, उसमें कोई खराबी नहीं है। वो राजनीतिक मुद्दों पर राजनीति करें, वो दूसरे कोई आरोप प्रत्यारोप लगाएं, लेकिन सवाल जब महिलाओं की सुरक्षा का है, महिलाओं के सम्मान का है, उनके प्रति संवेदनशील रवैये का है, तो फिर उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। एक तरफ हम कहते हैं देश की आधी आबादी है, एक तरफ हम कहते हैं इस देश में जो है लक्ष्मी माना गया है महिला को, दूसरी तरफ विक्रम सिंह जी ने जैसा बताया, मंत्री जी बोलते हैं ये तो पुरुषों का, मर्दों का प्रदेश है। अरे मर्दों का प्रदेश किस सेंस में था? मर्दों का प्रदेश लड़ाकू लोग थे, देश की स्वाभिमान के लिए लड़ने वाले लोग थे, स्त्री की रक्षा करने के लिए लड़ने वाले लोग थे। वो स्त्री पर जुल्म करने वाले लोग नहीं थे जिनकी वो राजस्थान में चर्चा होती है। तो अलग तरीके से, गलत तरीके से मंत्री जी उसकी व्याख्या कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसका संदेश गलत जाता है। और अगर इस तरह का रवैया रहता है तो मैं इसमें, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि चुनाव में भी एक मुद्दा बनता है और इसका राजनीतिक नुकसान चुनाव में भी हम होने की आशंका को नकार नहीं सकते। तो अशोक गहलोत जो कोई पहली बार मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, वो अनुभवी राजनेता हैं, उनको मुझे लगता है कि सूझबूझ से काम लेना चाहिए और महिलाओं के प्रति और गंभीरता दिखाना चाहिए। और जो विक्रम सिंह जी ने कहा वो तो हुआ पकड़े जाने के बाद की कार्रवाई की, सजा मिले, ये सब चीजें हों। सबसे पहले अपना जो तंत्र है वो अपराध न हो, जो पुलिस का लोगों के साथ सामाजिक ताना बाना है, तो पुलिस की सक्रियता है, सामाजिक बैठकें हैं, पहले बैठकें होती थी समाज में, शांति की समितियों की बैठक होती थी, जिम्मेदार लोगों से पुलिस का संपर्क होता था, कौन अपराधी है उसके बारे में प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेते थे, ये सब चीजें भी होती थी। कई बार पुलिस के संज्ञान में मामले आते हैं, उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप उसमें कार्रवाई करने से पुलिस को रोकता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण गंभीर वो होता है। तो सरकार को मुझे लगता है कानून व्यवस्था के मामले में कम से कम कोई भेदभाव, कोई राजनीति, कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए। ये एक तो उनका दायित्व है, संवैधानिक दायित्व भी है, महिलाओं का दायित्व भी है, और दूसरा इससे खुद की छवि भी अच्छी बनती है। जो अच्छा काम करेगा जनता की नजर में, उसकी छवि अच्छी बनेगी और फिर वो दूसरे के गिरेबान, दूसरे के घर में झांकता हुआ अच्छा भी लगेगा। अगर उसका अपना घर, हमने कहावत सुनी है कि जो खुद कांच के घर में रहते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। तो ये कहीं ना कहीं गहलोत साहब के लिए एक चेतावनी है, उनको इस पर संभालना चाहिए। और अभी कोई बात नहीं है, अगर अपराध पहले हुए हैं तो अब भविष्य में ना हो, उससे हम सबक लें, इसमें कोई खराब बात नहीं है। विक्रम सिंह जी, एक ब्रेक लेंगे, उससे पहले संक्षेप में बताइएगा कि ये जो आंकड़े हम एनसीआरबी के दिखा रहे हैं, ये तो वो आंकड़े हैं जो वहाँ पर रजिस्टर हुए हैं। कई आंकड़े, अगर इस तरह का माहौल है वहाँ पर, पुलिस इस तरह से काम कर रही है, राजनीतिक माहौल इस तरह का है, तो कई मामले तो रजिस्टर भी नहीं होते होंगे। महत्वपूर्ण बिंदु चंद्रशेखर जी, ये सर्वविदित है कि यौन अपराधों में जो आंकड़े पंजीकृत होते हैं वो लगभग 40% होते हैं वास्तविक आंकड़ों के। 60% आंकड़े तो सामने ही नहीं आते हैं, वो थाने स्तर से ही विलुप्त कर दिए जाते हैं। अब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, आदरणीय अनिल बंसल जी इस पे भी प्रकाश डाल सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है, ये कटु सत्य है कि यौन अपराधों में जो पंजीकृत अपराध है वो केवल 40% है। 60% न तो पंजीकृत होते हैं, न उनके ऊपर कार्रवाई होती है।
ठीक है, अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और हमारा ये कार्यक्रम करने की दरअसल कोशिश ये है सर कि हम कुछ सॉल्यूशन निकाल सकें, क्योंकि देश की बदनामी हो रही है, सिर्फ राजस्थान की बदनामी नहीं हो रही है। राजस्थान में टूरिस्ट आता है विदेशों से, और राजस्थान में ये अखबारों की कटिंग हम पीछे दिखा रहे हैं, अखबार में किस तरह से वहाँ के जो हालात हैं वो लिखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन की भी ज़रूरत है। हम नहीं चाहते कि एक साइड हम बीजेपी वाले को बिठाएं, एक साइड कांग्रेस वाले को बिठाएं, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करें। आप लोग काफ़ी अपने अपने फील्ड के माहिर लोग हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि राजस्थान की सरकार भी इसको सुनेगी। आजादी के अमृत काल में देश विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि आप सही समय पर अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएं। तो आगे बढ़िए, निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कीजिए। याद रखें, उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य नहीं है, निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न 31 जुलाई 2023 तक फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है और कोई भी अनएडजस्टेड लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इसके अलावा अगर विदेश में भी है आपकी संपत्ति और आय, जरूर भरिए शेड्यूल FA और FSI। रिटर्न फाइल करने और अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। राजस्थान की ऐसी हालत क्यों बनी हुई है, रेप के मामलों में राजस्थान क्यों नंबर 1 है, हमने ये सब, हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमने बातचीत उनके साथ की, कौन जिम्मेदार है। लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारा ये काम बनता है कि हम उसका सॉल्यूशन भी निकालने की कोशिश करें। विक्रम सिंह जी, चाहे हम राजस्थान की बात करें, पश्चिम बंगाल भी इसमें आ रहा है, बिहार भी इसमें आ रहा है, मणिपुर भी आ रहा है, और चाहे अन्य राज्यों में भी कहीं इस तरह की स्थिति हो, क्या किया जा सकता है इसमें? क्योंकि आप एक ऐसी पोस्ट पे आप रह चुके हैं, और यूपी की अगर बात करें तो यूपी अपने आप में कानून और व्यवस्था को लेकर के इस वक्त एक उदाहरण बना हुआ है। तो क्या कुछ किया जा सकता है? चंद्रशेखर जी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप सबसे पहले यौन अपराधों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, जो कि आप देखेंगे दुर्भाग्य से नहीं दी जा रही। जब आपने सर्वोच्च प्राथमिकता दी तो सबसे पहले 3 काम कर लीजिए। कम्युनिटी पुलिसिंग एक्सपेरिमेंट। कम्युनिटी पुलिसिंग आज विश्व का इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस है, और अनिल बंसल जी ने जो बात कही थी, ग्राम सुरक्षा समितियों और मोहल्ला सुरक्षा समितियों का गठन करके जनता से सुनिए कि कहां पर समस्या है। छेड़खानी करने वाले और मनबड़ और आवारा किस्म के लड़कों का जमावड़ा कहां होता है। छेड़खानी, एसिड अटैक की धमकी, लड़कियों को बच्चियों का पीछा करना, वहीं से शुरुआत होती है। उसके बाद हम आते हैं ऐसी चीजों से जो कि समाज ही हमें बताएगा, कदाचित पुलिसकर्मी उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। हुक्का बार्स, नशे के अड्डे, और जहां पर प्रलोभन दे करके बच्चियों को ले जाकर वर्गलाकर उनके साथ अनैतिक हरकत करते हैं। अब हम आते हैं इसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस और वायलेंस एट वर्क प्लेसेस, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस। इन चीजों के बाद हम आते हैं उसके ऊपर एसिड अटैक्स, बलात्कार और अपहरण। इनके लिए ये जरूरी है कि क्रिमिनल इंटेलिजेंस बीट इंफॉर्मेशन, क्योंकि किसी भी जिले में पेशेवर इस तरीके के 200 से लेकर 500 अपराधी होते हैं, उनका लेखा जोखा, डॉक्यूमेंटेशन, उनकी सर्वेलेंस, और जो सबसे शातिर 50 अपराधी हैं उनकी पुरस्कार की उनकी घोषणा करना, उनको जेल में भेजना, आवश्यकतानुसार उनके ऊपर रासुका के अंतर्गत कार्रवाई करना, जिससे कि उनका डिटेंशन वो जेल के सलाह के पीछे रहे। अगर इसके बावजूद अपराध होता है तो ये सुनिश्चित करें कि 30 दिन से कम में अपराध की विवेचना समाप्त हो। अच्छे से अच्छा विवेचक इसकी पैरवी करे। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और स्पेशल कोर्ट्स में इनकी सुनवाई हो। हर जिले में कम से कम 2 केस ऐसे चिन्हित कर दिए जाएं जिनकी सुनवाई और सजायाबी 1 महीने के अंदर हो जाए। अगर हर जिले में 2-2 केसेस की सजा होती रहे, आप मान के चलिए कि 90 दिन के अंदर पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको स्वीकार करना होगा कि ये यौन अपराध एक समस्या है। ये नहीं कि जिसने भी इसके ऊपर अगर कोई चर्चा की तो वो बर्खास्त हो जाए। ठीक है अनिल जी, इस तरह के जहाँ पर भी अपराध हैं उसमें एक फैक्टर और होता है। एक तो आपके अंदर समाज ने ये आपकी मेंटलिटी में भर के रखा हुआ है कि आप मर्द हैं, आप सुपीरियर हैं। दूसरा जो समाज का ताना बाना है, खासकर जो कास्ट सिस्टम है, वो भी काफ़ी कुछ यहाँ पर दिखाई देता है। तो ऐसे में
समाज के अंदर जागरूकता पैदा की जाए, समाज के अंदर जाके जो कम्युनिटी लीडर्स हैं उनसे बातचीत की जाए, और खासकर राजस्थान जैसे इलाकों में तो पंचायतें काफ़ी मजबूत हैं वहाँ पर, और पंच, सरपंच और प्रधान, इन सब की काफ़ी वहाँ पर पूछ होती है। तो उन तक पहुँचे हैं, उनसे बातचीत करें और कहें कि भाई देखो, इन सब वजहों से हमारा प्रदेश जो है वो बदनाम हो रहा है, पूरे देश में इसकी बदनामी हो रही है, बाहर से टूरिस्ट आ रहा है, उसमें भी नुकसान हो रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, दोनों बातें हैं। जो आपने कहा सामाजिक सुधार, या जो पारिवारिक स्तर पर लोगों को, अपने बच्चों को लोग समझाएंगे या उनको पकड़ेंगे, वो तो एक मुद्दा, एक पहलू हुआ। दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है पुलिस में राजनीतिक हस्तक्षेप। हम जब जाति के आधार पर पुलिस महानिदेशक लगाते हैं, हम मेरिट नहीं देखते हैं। हम पुलिस में भी ऐसा तो है नहीं, सब लोग ना खराब होते हैं ना सब लोग अपराइट होते हैं, सब उनको सुधारने की आवश्यकता भी होती है। तो जिनकी मेरिट अच्छी है उनको हम बेहतर सम्मानजनक स्थानों पर तैनात करेंगे, उनको हम फ्री हैंड देंगे, और वो जब कार्रवाई करेंगे तो उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे। देखिए, देश की कई उदाहरण होते हैं कि जहां कोई नेता किसी गलती करते हैं वो खुद दंड देते हैं। हमारे यहाँ किसी को पकड़ लेते हैं तो तुरंत वो मोबाइल मिलाता है और किसी विधायक, किसी सांसद से फोन कराता है कि मेरा चालान करा, जरा कहो। तो ये जो हस्तक्षेप की प्रवृत्ति है, जरा सी बात पे, अभी विक्रम सिंह जी ने कहा कि 60% मामले दर्ज ही नहीं होते, ये बिल्कुल फैक्ट है। कई मामलों में तो ये होता है कि जो पीड़ित है उसको खुद ही अपनी लाज के कारण, वो उसको सामाजिक जो एक प्रतिष्ठा को हानि होती है उसके कारण वो वहां आते ही नहीं है। और फिर कई मामलों में दूसरा पक्ष दबाव डालता है, प्रयास करता है समझौता करा के। ठीक है अनिल जी, दरअसल हम बिल्कुल कार्यक्रम के अंत में हैं। तो विक्रम जी, ये जो पुलिस में राजनीतिक हस्तक्षेप, राज्यों में कहीं ना कहीं पुलिस रिफॉर्म की समय समय पर बात उठती रही है, ये अब कितना महत्वपूर्ण हो गया? जो बात अनिल बंसल जी ने कही है कि पुलिस में राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार 2006 सुप्रीम कोर्ट के 7 बिंदु के ऊपर दिशा निर्देश थे। दुर्भाग्य यह है कि चीफ जस्टिस, सर्विंग चीफ जस्टिस ने अपनी असहजता व्यक्त की है कि अब हम क्या करें जब मुख्यमंत्री हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अरे, सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए दिशा निर्देश लॉ ऑफ द लैंड होते हैं, उसका अनुपालन करना सबका धर्म होता है, और जो इनका अनुपालन कर देगा वो अमर हो जाएगा। लेकिन कदाचित ये राजनीतिक अनिवार्यता हो गई है कि एक लुंज पुंज और एक नष्ट भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था ही राजनीतिक का आधार है, जो कि चौकी और थाने से शुरू होता है और वहीं खत्म हो जाता है। इसीलिए राजनीतिक दल चाहते हैं कि पुलिस उनके हिप पॉकेट में रहे और मनमाने तरीके से FIR हो, मनमाने तरीके से विवेचना हो। ठीक है, चलिए, आप दोनों लोगों ने अपने अपने अनुभव यहाँ पर रखे और काफ़ी ये अच्छे अनुभव हैं। सरकारें कितना सुनेंगी, पुलिस सिस्टम कितना सुनेगा, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमको ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह के कार्यक्रम करने के पीछे एक मकसद ये है कि जो लोग इसको देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं सोचना शुरू करेंगे कि भाई क्या है, क्यों बढ़ रहा है और कैसे ये ख़त्म होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।